नमस्कार। देशोन्नति के इस खास कार्यक्रम में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम इस खास कार्यक्रम में सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं, आप तक सच्चाई को पहुँचाते हैं और हम जानते हैं कि नागपुर में अभी शीत सत्र शुरू है। शीत सत्र में अभी विपक्ष सरकार पर बहुत आक्रामक दिखाई दे रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को निशाना बना रहा है, कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन विदर्भ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए कई नेता घबराते हैं या उस मुद्दे को टाल देते हैं। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वतंत्र विदर्भ का। इसी मुद्दे पर हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है प्रख्यात विदर्भवादी किसान नेता प्रकाश जी पोहरे सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो स्वतंत्र विदर्भ का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण विदर्भ के लोगों के लिए एक मुद्दा बन गया है, तो इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। आज विदर्भ राज्य आघाड़ी की ओर से एक आंदोलन भी किया गया है, तो हम आपसे उस बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बोलिए ना। वो आंदोलन किस मुद्दे को लेकर उठाया गया था? ऐसा है, विदर्भ की जो मांग है स्वतंत्र विदर्भ की, वो 100 साल से भी ऊपर है। विदर्भ जो है ये सीपियन बेरार करके पहचाना जाता था, एक सेपरेट प्रोविंस था। तो जो प्रोविंस का दर्जा है वो दर्जे को आप एक स्वतंत्र स्टेट का ही दर्जा दीजिए, ऐसी बहुत सालों से मांग थी। वो स्टेट तो दिया नहीं है हमको, लेकिन 1957 के अंदर पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ नेता हमारे पास में आए, उन्होंने बहलाए फुसलाए हमारे उस समय के जो नेता थे उन लोगों को, और बोले कि आप महाराष्ट्र में शामिल हो जाओ। उसके अंदर जब बात निकली कि भाई हमको तो मुंबई जो है ये करीब करीब 950 किलोमीटर है नागपुर से, और गढ़चिरौली से तो 1350 किलोमीटर है, और जबकि दिल्ली जो है वो 900 किलोमीटर है। तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है ना, आपको वहां आने की जरूरत नहीं है मुंबई में, हम आएंगे आपके पास में और 6 हफ्ता रुकेंगे, यानी करीब करीब 1.5 महीना रुकेंगे, और आपकी सारी समस्याएं हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो भी जनसंख्या है 22%, तो 22% के हिसाब से आपको निधि का वितरण किया जाएगा। जो जनसंख्या है वो हिसाब से नौकरियों में वगैरह सारी बातें देंगे, और विकास के अंदर कोई आपको तकरार नहीं होगी। तो ठीक है, उस समय पे लोगों ने माने और वो एक स्टेट बना। और उस समय पे बातें ये भी हुई कि एक भाषा एक स्टेट, हालांकि वो सारी बातें गलत है क्योंकि हिंदी के तो कई स्टेट बने हैं। तो बात ऐसी है ये सारे इसके अंदर कि 1960 के अंदर स्टेट फॉर्मेशन हुआ 1 मई। मैं ऐसा समझता हूं कि 1 मई ये जो तारीख है ना, ये अभी काले अक्षरों में लिखी जानी चाहिए आने वाले भविष्य के अंदर, क्योंकि जिस दिन ये हमारा स्टेट बना उस समय की जो हमारी परिस्थिति थी, उस समय पे वराड़ और सोने की कराड़, यानी रीजन विद द गोल्डन बॉर्डर कहा जाता था। क्यों कि यहाँ पे व्हाइट गोल्ड होता था जिसको कपास बोलते हैं। और उसके बाद में ये परिस्थिति मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब जन्म हुआ था 1954 में, उस समय पे 1 क्विंटल कपास के ऊपर 3 तोला सोना मिलता था। उस समय पे तोला जो था 12 ग्राम का था, यानी 36 ग्राम सोना उस समय पे मिलता था। मेरे दादी ने उस समय पे 40 क्विंटल कपास बेचा था, और 40 क्विंटल कपास 1.5 किलो, करीब करीब 1.5 किलो सोना खरीदा था। तो इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड बोलते थे, और कंपैरिजन चलती थी वो हिसाब से। तो बात ऐसी है कि जो रीजन विद गोल्डन बॉर्डर था उस जमाने में, आज रीजन विद सुसाइड्स हो गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या ये जो अधोगति हुई है, उसके पीछे जो हमारे यहाँ के नेता थे वो अपनी बातें रखने में और सक्षम नहीं रहे, या उनकी जो फोकस थी वो दूसरी जगह पे गई, और जो हमारा निधि का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भगाया गया। हमारे जो इसके अंदर हमको निधि आना चाहिए था 22% के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि जिसकी जो जनसंख्या जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये वाला किस्सा था। लेकिन वो सारा जो का तो पड़ा रहा। 1960 आज करीब करीब 63 ईयर्स हो गए हैं हम महाराष्ट्र के साथ में जुड़ने के बाद में। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दूंगा उसके अंदर कि देखिए, हम जब उनके साथ में जुड़े थे तब 12 मिलें थी हमारी कपड़े की, और 27 सूत गिरने हमारे यहाँ पे थी। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कई ये था, लेकिन ये सारी की सारी शक्कर की भी मिलें काफी हमारे यहाँ पे हुई थी, बनी थी, सारी बंद है आज जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि हम कितने पिछड़ गए। जी जी।
जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता था, तो कपास तो हमारे क्षेत्र में होता है, तो यहाँ का किसान सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन उसकी परिस्थिति जो है वो इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। कपास यहाँ बनता है और उसकी मिलें जो है इचलकरंजी में, भिवंडी में, मुंबई में है। जी जी। यहाँ की जो है सारी बंद हो गई है। क्यों? कि बिकॉज वो हमारे साथ में छल कपट किया गया। उधर शक्कर के मिलों को सारा का सारा निधि जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन बोनस दिया जाता है, उनको शक्कर एक्सपोर्ट का भी बोनस दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे तो क्या परिस्थिति है, हमारा अगर यहाँ प्याज बनता है तो प्याज भी एक्सपोर्ट करने के ऊपर आज बैन है जी। हमारा गेहूं है, चावल है, हमारे रीजन में सबसे बड़ा ये दिस इज द बिगेस्ट राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये भंडारा चंद्रपुर जो एरिया है। तो हमारे राइस के ऊपर भी बंदी है, भेज नहीं सकते बाहर। और जो रेट मिलते हैं, आप देखिए क्या रेट मिल रहे हैं उसको, कितने साल। तो मुझे बताइए कि आपकी जो प्रमुख मांग है स्वतंत्र विदर्भ, तो इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? और अगर विदर्भ स्वतंत्र होता भी है तो ये जो हमारे क्षेत्र में आत्महत्याएं बढ़ रही है किसानों की, क्या ये कम हो सकती है या फिर विदर्भ की जनता को क्या फायदे हो सकते हैं अगर देखिए, स्वतंत्र विदर्भ होता? पहला तो फायदा ये होगा कि आज के घड़ी में आप देखिए 1963 में जब 60 में जब हम जुड़े थे, हमारे 66 विधायक थे हमारे और 11 सांसद थे हमारे, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ये सारे बनते हैं। तो उस समय पे आज से 63 साल पहले हमारे 66 जो थे, आज 66 के 62 हो गए, 62 हो गए, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम हुई। बताइए 63 साल में हमारी जनसंख्या दुगनी तिगनी होनी चाहिए थी, जैसे कि देश की हुई, दुनिया की हुई, और हमारी जनसंख्या कम हो रही है। क्यों? कि हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं है या डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सारा मुंबई, पुणे, दिल्ली, मद्रास, लंदन वगैरह वहाँ हो रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं। वहाँ पे जब 1-2 साल हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं अभी सेटल हो गया हूँ यहाँ पे, आप भी आ जाइए। तो मम्मी पापा भी वही, हर घर को, हर 20 घर के पीछे घर में ताला लगा है, तो इसलिए जनसंख्या कम हो रही है। जी। तो कई सालों से यहाँ पर शीत सत्र होता है और सरकार विदर्भ में आती है। यहाँ पर कई नेता आते हैं, कई मुद्दे उठाते हैं, लेकिन विदर्भ के मुद्दे ही नहीं उठ पाते। 6 हफ्ते का ये शीत सत्र तय हुआ था, 6 हफ्ता, 1.5 महीने का, जैसा मैंने बताया। आज कितने दिन का होता है? अभी आप देखिए, इन्होंने 7 तारीख से शीत सत्र चालू किया और 20 तारीख तक। अभी 7 तारीख का था गुरुवार, बाद में शुक्रवार 2 दिन। पहला दिन तो इन्होंने बस ऐसे ही गमा दिया, सब क्या बोलते उसको, अलग अलग इसके अंदर श्रद्धांजलि सभाएं वगैरह। और उसके बाद में दूसरे दिन आधा दिन कामकाज चला, सारे लोग भाग गए, शनिवार रविवार आया बाद में। और अभी ये जो चालू है सोमवार से, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर भी कोई हमारे विदर्भ के प्रश्न, मैं तो रोज हाउस में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमने तो वार्निंग दिया था हमारे जितने भी सांसद है, हमारे विधायक है, कि इस सत्र के अंदर सिर्फ विधायक अपने विदर्भ के ऊपर ही सवाल किए जाएंगे। हो क्या रहा है, विदर्भ के तो जो आमदार है बाहर घूमते रहते हैं, मटर गच्चू करते, कोई उसके अंदर होते नहीं है। 2-4 आमदार है, कोई बच्चू कडू है हमारा, उसके बाद में रणधीर सावरकर वगैरह, भला सत्ताधारी पर, लेकिन वो भी उठाता है सारे के सारे। बाकी तो मुझे कोई दिखा नहीं है यहाँ पे, सारी राजनीति करने में आतुल है। और बाकी के जो विदर्भ के बाहर के जो आमदार है, हमारे विधायक है, वो उनकी बातें करते रहते, वो उठा रहे, उनके बारे में मुझे गुस्सा नहीं है। गुस्सा है हमारे विधायकों के ऊपर कि आप कहाँ सो रहे हो जी। आपने ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये 40-45 दिन पहले देना चाहिए वहां पे। आपको पता नहीं आपकी कितने समस्याएं यहाँ खड़ी है, उनको वही नहीं, सारे के सारे। मैं कल देख रहा था इसके अंदर की, कल करीब 40 क्वेश्चंस थे और 40 के अंदर के 2 या 3 क्वेश्चन विदर्भ से संबंधित थे। आप देखिए अभी हमारे विदर्भ के अंदर इतना ये क्या बोलते हैं, बेमौसम बरसात हुई, हमारा कपास भीग गया, हमारा सोयाबीन चले गए, हमारी तुअर खत्म हो गई। तो क्या गवर्नमेंट ने किया उसके बारे में बोलने के लिए नहीं है हमारे जो देखिए, सबसे जो अगर दोषी है आज के घड़ी में किसानों के दुर्दशा के लिए, मैं बोलता हूँ वो विपक्ष है। विपक्ष की कोई एकता नहीं है। एक ये सारे के जो है ना, ये त्रिमूर्ति है, दत्त मूर्ति बने हैं, एक का मुंह इधर है, एक का उधर है, एक का इधर है। तो ये तरीके से चल नहीं सकता है और यह कोई आज का विषय नहीं है। ये अभी हम 63 ईयर से यही देख रहे हैं इन सारे लोगों का। कांग्रेस निकटठुती करके बीजेपी लाए। अब बीजेपी का तो मैं क्या बताऊं आपको, तो आपने देख ही रहे हो किस तरीके से है सारा का सारा जो किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है। तो अभी यही है कि जब तक के किसान इसका
देखो किसान के घर में से ही ये सारे बने हुए हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई विसा जो है उसके पास में खेती नहीं है, आज किसानी। लेकिन बंबई की चकाचौंध इन लोगों को इतना चमका देती है कि वो ये सारा भूल जाते इसके अंदर, और उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी रोज 14 किसान हमारे सुसाइड करे, 14 रोज। पिछले 100 दिनों में 1800 किसानों ने आत्महत्या की, उसमें से 1400 किसान विदर्भ के हैं, यानी दिन में 14। तो हवा नहीं है, कोई हाउस के अंदर उसके ऊपर चर्चा नहीं है। जी, जैसे कि विदर्भ स्वतंत्र करने की आपकी मांग है, इसके लिए विदर्भ की जनता को भी जागृत रहना चाहिए। बिल्कुल पता रहना चाहिए कि अगर विदर्भ स्वतंत्र होता है तो उनको क्या क्या फायदा मिलेगा। लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि उसका फायदा उन्हें क्या मिलने वाला है। तो अगर जनता को जागृत करना है स्वतंत्र विदर्भ के बारे में तो हमें क्या करना है? देखो, हम बिजली हम बनाते हैं, जितनी स्टेट में बिजली जरूरत है उसमें से 70% बिजली हम बनाते हैं विदर्भ। उसमें से ज़्यादा यानी 7000 मेगावाट में से 1300 मेगावाट हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी तो सारी उधर चल जाती है। और ये पेट्रोल हमको महंगा देते हैं। मुंबई में पेट्रोल अगर 100 रुपये है तो यहाँ 110 रुपये मिलता है, क्योंकि वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो हमारा बिजली का कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये तो पैदा यही कर रहे हैं जी। तो मुंबई के रेट में हमको बिजली कैसे मिलेंगी? अगर हमने 5 रुपए यूनिट भी रेट कम रखे ना, सारी इंडस्ट्री जब भाग के आएंगे। लेकिन इनको करना नहीं है, छल कपट करना है। हमारी बिजली हमें मिलती नहीं है, हफ्ते में 3 दिन, दिन में 3 दिन, रात में किसानों को। यही सरकार, यही अजीत पवार, इन्होंने बोला था कि 2012 के अंदर हम सबको 24 घंटा बिजली देंगे, हफ्ते में 7 दिन बिजली देंगे। वही आज सत्ता में, आज का अभी 2024 आने को है, क्या हुआ? अभी तक ही नहीं है। ऐसा है, मेरे एक बात ध्यान में आ गया है कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको जब तक के पिछवाड़े में बैठती नहीं है तब तक के, और इनके जब घर में बैठेंगे ना ये, तो उनको पता लगेगा कि लोगों का ह्यू एंड क्राई कितना है। तो ये करना पड़ेगा अभी। ये महत्वपूर्ण और एक मुद्दा रह गया, एक बात समझिए, पानी हमारा है, वो जा रहा है दूसरी जगह पे, क्योंकि हमने उसको रोका नहीं है। हमारे पानी के ऊपर पश्चिम महाराष्ट्र ने हक ले लिया, या हमारा पानी जाके तेलंगाना में जा रहा है। और उसके बाद में जो बाकी की भी जो हमारी जो मिनरल्स है, तो मिनरल्स के ऊपर यहाँ पे सारा कोल वगैरह तो निकलता है, यहाँ पे तापघर है, उसके तापघर के लिए बिजली और उसका ऐश हम पोल्यूशन हम सहन करते हैं, पानी हमारा जा रहा है। उसके बाद में जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो यहाँ से लेके जाने के लिए इन्होंने समृद्धि महामार्ग बना लिया। दूसरा गोवा का एक मार्ग बना रहे हैं, वही उसी तरीके से हाईवे बना रहे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। तो ये कोई पब्लिक के लिए नहीं बन रहा है, ये इनको यहाँ से भगा के लेके जाना है, वो सारा का सारा जो हमारा मिनरल। तो ये सारी चोरियां हम होने नहीं देंगे, ये बदमाशी हम होने नहीं देंगे। विदर्भ के लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जागो, और उसके बाद में ये सारी चीजों का विरोध करो, यही आज की जरूरत है जी। इसलिए इसके लिए हमारी जनता को एकत्रित होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।